प्रदेश 19 दिसंबर 2020 का द्वितीय पाली में जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान कब दिया गया? तो ये दिया गया सन 1989 से 90 के बीच में। ठीक, कब दिया गया? 1989 से 90 के बीच में। मतलब त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान वर्ष 1989 ईस्वी में या 90 में प्रदान किया गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। क्या निर्देशित है? तो आपको बता कि अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो इसमें मैं सोता हूँ इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। फिर है 4 नंबर का क्वेश्चन कि माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन है? तो ये किसको बताता? माँ की बहन संबंध बताने वाला एक सार्थक शब्द मौसी होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि रस से भरा विग्रह का सामासिक पद इनमें से कौन सा है? तो रस से भरा विग्रह का सामासिक पद रस भरा होगा। रस भरा जो होता है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, रस से भरा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण है। तो समुदायवाचक विशेषण आपको पता है कि निम्नलिखित में से मतलब चारों समुदायवाचक विशेषण हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति या वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। तो जैसे कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द अतिशयोक्ति होगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्यों में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जैसे तिरंगा भारत का राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय ध्वज है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। फिर 9वां क्वेश्चन है कि 1968 ईस्वी में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो ये 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी कृति चिदंबरा जो है उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दस से 14 नंबर तक क्वेश्चन में है कि इस अनुच्छेद को पढ़कर उसका आंसर दीजिए। तो लिखा है कि भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पाणिनि से और ग्रीक में अरस्तु से ही चली आती है। इस चिंतन में दो पक्ष उभर कर आते हैं। एक लिंग प्राकृतिक है तथा सुविधा अनुसार है, सादृश्य पर आधारित है अथवा विसंगतियों पर आधारित है। तो तब से लेकर चली आ रही इस परंपरा में 17वीं सदी में बिना कारण के हुए आदतन प्रयोग का पहलू जुड़ गया और अर्नाल्ड और लांसलाट ने इसे इसी रूप में लिया। हर्डर 1772, एडलंग 1783, हम्बोल्ट 1827 और ग्रीम 1890 आदि ने कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण बताया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रीम के सिद्धांतों को माना गया है। ब्रूगमैन ने इस विवाद में कहा कि व्याकरणिक लिंग पहले से ही वहाँ था, यह केवल कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल किया गया। ब्रूगमैन का कहना है कि भारोपीय भाषाओं में आ ई प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते। ब्रूगमैन के सिद्धांत को रोड ने अविश्वसनीय का शिखर सम्मेलन करार दिया। वह बहस चलते चलते जब संरचनावादी ब्लूमफील्ड तक आई तो उन्होंने कहा कि भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक होता है। फिर संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण के लिए जो आधार माने गए उनमें सबसे ऊपर रखा गया
अर्थ को लिंग अर्थ के अनुसार निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा है तो समानार्थी या पर्यायवाची भी उसी लिंग के होने चाहिए थे, क्योंकि वे अर्थ के आधार पर ही एक समान संबंध रचनाओं में रखे गए हैं, पर ऐसा है नहीं। तो अब इसका आंसर दीजिए। जैसे है कि निम्न में से कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता? तो कौन नहीं मानता? अर्नाल्ड जो था वो कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता, तो इसका आंसर अर्नाल्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किसने प्रारंभ की? तो ये आपको पता है कि ये पाणिनि ने की थी, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विद्वान भारोपीय भाषाओं के संबंध में ये मानता है कि आ ई प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते? तो वो ब्रूगमैन नहीं करते, 13 हो जाएगा, मतलब ब्रूगमैन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है? तो ये कौन मानता है? डी ऑप्शन हो जाएगा, ब्लूमफील्ड। फिर अगला क्वेश्चन, संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार क्या है? तो ये अर्थ हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। फिर 15 नंबर का क्वेश्चन है, नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो ये रसमंजरी। आपको पता है कि नंददास उच्च कोटि के कवि थे, उन्होंने संपूर्ण भागवत को भाषा का रूप दिया। रसमंजरी ग्रंथ के रचनाकार नंददास हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का संज्ञा रूप है? मतलब संज्ञा है, सही रूप है, तो इसका हो जाएगा माल गोदाम का समास विग्रह। माल के लिए गोदाम है, माल गोदाम में संप्रदाय तत्पुरुष समास होगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक परसर्गों को हटाकर सही वाक्य छांटे। तो इसका हो जाएगा कि वह छत से नीचे गिर पड़ा है, वह छत से नीचे गिर पड़ा, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के लिए विकल्प को पहचान करिए। तो पंचों का कहाँ सिर माथे, मतलब पंचों का कहाँ सिर माथे, ये कि कौन सा हो जाएगा? इसका होता है कि फैसला मानना, ठीक है, इसका ये हो जाएगा। फिर दूसरा है, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, मतलब इसका हो जाएगा सहायता करने वाले पर रौब, तो दूसरे का हो जाएगा ये डी ऑप्शन, ठीक है, 2 का डी। तो पहले का ये हो जाएगा, दूसरे का डी। तीसरा है, सहज पके सो मीठा हुए, तो समय पर ही काम पूरा होता है, तो ये हो जाएगा। अब ये लास्ट वाला, बीती ताहि विसारे दे आगे की सुदिले, इसका हो जाएगा ये वाला। तो इसमें देखो पहले का हो जाएगा ये, और दूसरे हमारी बिल्ली हम ही कुमाई डी, तो दूसरे का डी, तो पहले का ये और दूसरे का डी, ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, डी वाला। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। तो इसमें देख लीजिए, आपको पता है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, तो ये हो जाएगा क्या? सिद्धांतहीन व्यक्ति, इसका मतलब हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, मतलब अपनी असफलता पर क्या हो जाएगा? खींचना, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है कि का बरखा जब कृषि सुखाने, तब इसके मतलब क्या होता है? समय के बाद सहायता मिलना, समय के बाद सहायता मिलना, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है तेते पाँव पसारिए जेती लंबो सौर, तो इसका हो जाएगा आय के अनुसार खर्च करना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो पहले का बी किस में है? पहले का बी है सी ऑप्शन में, तो ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो आपको पता है कि भारत सरकार द्वारा केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1 मार्च 1960 ईस्वी में की गई थी, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन।
फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो ये हो जाएगा वो देर तक सोकर उठता है। वो देर तक सोकर उठता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 22 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द कौन है। तो बहुवचन कौन सा हो जाएगा, समाचार हो जाएगा। अन्य विकल्प जो है वो एक वचन है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। तो लौंग स्त्रीलिंग है, ठीक। अन्य सभी पुल्लिंग है। अगला है निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा बरसता रहता है, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है। तो खटमल जो है ये पुल्लिंग है, ठीक है। ये जो है खटमल पुल्लिंग है और सभी स्त्रीलिंग है। फिर देखो निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो सही वाक्य की पहचान करना है तो जैसे आपको पता है कि दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, यही सही वाक्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा सैयद इंसा अल्लाह खां। आपको पता है कि रानी केतकी की कहानी जो है वो हिंदी की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। इसके लेखक कौन है, इंसा अल्लाह खां। फिर 28 नंबर का क्वेश्चन है जिसके द्वारा करता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कारण कारक कहते हैं। फिर अगला है निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। माँ ने बाजार से क्या खरीदा, बताओ। ये 29 नंबर का क्वेश्चन, मतलब जैसे आपको पता है कि मकान में मतलब मकान के पर्यायवाची निलय हो जाएगा और धाम हो जाएगा और घर भवन हो जाएगा सदन। तो दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प जो है रिक्त स्थान के अनुसार उपयुक्त नहीं है, तो इसका आंसर आप लोग छोड़ दीजिए। फिर 30 नंबर का क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। तो कुंवर नारायण को सन 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये निलय हो जाएगा। तो आपको पता है कि मनोज मार काम कंदर्प अनंग मंथम मदम आदि कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर है अगला क्वेश्चन कि हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है। तो आपको पता है कि सलाहकार सम्मान के अंतर्गत सम्मानित साहित्यकार को 5 लाख रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन 5 लाख। फिर निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास जी की है। तो आपको पता है कि सुदामा चरित रचना जो है वो नरोत्तम दास की है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो ये वल्लभाचार्य ने की थी। फिर हम अगला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं ये कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो ये कौन सा नहीं है, बी ऑप्शन मनो अनाज नहीं है, ठीक। क्योंकि मनो अनाज गुणवाचक विशेषण नहीं है, मनो अनाज संख्या वाचक विशेषण का उदाहरण है। फिर 36 नंबर का क्वेश्चन है कि खाली स्थान के लिए सही शब्द लिखा है। जैसे उद्यमी कभी भी हाथ पर क्या हो जाएगा, उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते, मैं तो कुछ करके ही दिखाते हैं, ठीक है। ये हाथ सी हो जाएगा। फिर अगला है कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का उदाहरण है। तो कोई आया था वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर हम अगला देखते हैं सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन अब आ गया। तो 38 नंबर का क्वेश्चन है कि डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक RX सामान्यतः क्या दर्शाता है। तो डॉक्टर के पर्चे पर RX प्रतीक का कार्य कि डॉक्टर लिखे हुए दवाओं का सेवन करने के लिए कहता है, जिसे अंग्रेजी में टेक कहते हैं, ठीक। ये टेक मिस लेना। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है। तो आपको पता है कि रबी की फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं, जिसमें चना, गेहूँ, सरसों, जौ आदि, परंतु कोहड़ा जो है खरीफ की फसल है। तो ये कोहड़ा जो है ये खरीफ की फसल है, बाकी सब रबी। फिर अगला क्वेश्चन है कि 1831 ईस्वी में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी।
तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना 1831 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको की मुद्रा क्या है? तो मैक्सिको तटीय देश है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी व सबसे बड़ा शहर जो है जनसंख्या में मैक्सिको सिटी है तथा इसकी मुद्रा जो है वो पेसो है। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2019 में भारत के निम्नलिखित किस राज्य ने मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया ताकि द्वीपीय देश में कैंसर केयर सुदृढ़ हो चुके? तो इसका क्या हो जाएगा? केरल। मालदीव लगभग 1200 द्वीपों पर हिंद महासागर में स्थित एक देश है जिसकी माले राजधानी है। मालदीव व भारत की केरल सरकार के मध्य कैंसर संबंधी समझौता सितंबर 2019 में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का कि GST के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है कि भारत में 101वां संविधान संशोधन करके 1 जुलाई 2017 से GST लागू हुई, जिसमें सामानों को टैक्स के लिए वर्गीकृत करने के लिए HSN कोड का प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि पट्टाडकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूप के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। पट्टाडकल स्मारक कर्नाटक राज्य में है जिसे वर्ष 1987 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार का अधिकृत निकाय APEDA कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात। आपको पता है कि ये जो APEDA केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन है, जिसका पूरा नाम है एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया? तो ये कौन सा हो जाएगा? जैसे आपको पता है कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने वर्ष 2019 में चंद्रमा पर चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, जिसे GSLV-M के थर्ड रॉकेट का प्रयोग किया गया था, परंतु इसरो ने चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 चंद्रमा पर भेजा था, जिसे LVM-3ML रॉकेट से भेजा गया है, जिसमें एक लैंडर और एक रोबोट है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला है कि इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है जिसकी राजधानी जकार्ता व मुद्रा रुपया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संगीत और नृत्य से संबंधित है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक है और कलाकारों के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात लखनऊ संगीत और नृत्य का घराना है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। आपको पता है कि वर्तमान में 5 केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल हैं, जिनमें से एक कलकत्ता पश्चिम बंगाल राज्य में भी स्थित है। अगला 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? तो साइबर क्राइम में कंप्यूटर व नेटवर्क से संबंधित अपराध को शामिल किया जाता है, जबकि कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना कॉपीराइट के अधीन आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना। अगला क्वेश्चन है भारत का वो कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ? तो ये चमोली। चिपको आंदोलन पेड़ों से अर्थात पर्यावरण रक्षा आंदोलन था, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं पेड़ों से चिपक गई थी। यह आंदोलन 1970 दशक के चमेली जिले में 1970 में उत्तर प्रदेश में व वर्तमान में उत्तराखंड में शुरू हुआ था और इस आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार से वर्ष 1987 में सम्मानित किया गया था। फिर है 52 क्वेश्चन कि 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो RPF का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। भारतीय रेल मंत्रालय के अधीन 1 सितंबर 1985 में रेलवे सुरक्षा बल RPF की स्थापना की गई, जिसका आदर्श वाहक सेवा और निष्ठा है।
अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित था? तो ये गंगवंश से। उड़ीसा राज्य में स्थित सूर्य मंदिर, जिसे कोणार्क मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इस मंदिर का निर्माण गंग राजवंश के नरसिंह देव नामक शासक ने कराया है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल सूची में वर्ष 1984 में शामिल किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो जुकाम वायरस से होती है, चेचक व इन्फ्लुएंजा विषाणुजनिक रोग है, और निमोनिया बैक्टीरिया रोग है। तो इसका हम ये बैक्टीरिया किससे, ये निमोनिया हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में गलत है? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान के भरतपुर में केवलादेव, सवाई माधोपुर में रणथंभौर व अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व है, परंतु सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन, डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो ये कर्नाटक का है। तमिलनाडु में कुरोनजी होता है, केरल में कथकली होता है, बिहार में जोगीड़ा नृत्य होता है, और कर्नाटक में डोलू कुनीथा। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा। आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो स्थल है वो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, जिसमें विशाल स्नानागार प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई? तो ये एज ऑफ टाइम के द्वारा। प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला हैं जो कि अंतरिक्ष में पहुंची हैं, परंतु वापस पृथ्वी पर आते समय यान उनका क्रैश होने के कारण निधन हो गया उनका। कल्पना चावला की जीवनी एज ऑफ टाइम है, जिसके लेखक जॉन पियर हैरिसन हैं। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये गोरखपुर के अंतर्गत आता है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में स्थित संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन गोरखपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 प्रकार के अधिकार हैं, जिसमें एक शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 से 24 का भी है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। आपको पता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई थी? तो ये फाइन बैलेंस के द्वारा। रोहिंटन मिस्त्री ने भारत में वर्ष 1975 में 1984 के मध्य में घटित घटनाओं पर ए फाइन बैलेंस नामक पुस्तक लिखी है। फिर अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय पुलिस बल मिलिशिया के रूप में उभरा है, जिसे कछार लेवी कहा जाता है, जो उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात है? तो ये असम राइफल्स। भारत की सबसे पुरानी पुलिस बल जो है वो असम राइफल्स है, जिसकी स्थापना 1835 में हुई, जिसे स्थापना के समय कछार लेवी कहा जाता था। इसमें कुल 46 बटालियन है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन 64 नंबर का देखते हैं। इसमें 64 नंबर, एक सेकंड, इधर है। 64 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम PHRA कब लागू हुआ? तो ये 1993 में लागू हुआ। भारत में 28 सितंबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, जिसमें कुल 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं? तो ये 9 कोर ग्रुप हैं। ठीक। क्योंकि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 में हुआ, जिसमें जून 2020 तक 9 कोर ग्रुप थे। फिर है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथन को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो पहले देख लीजिए, इसमें है कि कच्छ का ग्रेट रण भारत के थार रेगिस्तान में एक नमकीन दलदल है, जिसमें 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे कच्छ का ग्रेट रण GRK और लिटिल रण ऑफ कच्छ
ALRK के नाम से जाना जाता है। सेकंड है, भारतीय घुड़खर की प्रमुख आबादी कच्छ के छोटे रण में है और इस क्षेत्र को घुड़खर अभयारण्य घोषित किया गया है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 49,53.70 है। इसमें वर्ग किलोमीटर दिया है, ठीक है, इतने वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें आपको पता है कि भारत के गुजरात राज्य में कच्छ का रण स्थित है, जो थार के मरुस्थल का हिस्सा है। इसमें राजस्थान से निकलकर लूनी नदी लुप्त हो जाती है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर का है। तो ये वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन जो है फर्स्ट सही है और सेकंड भी सही है, ये दोनों सही है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या है? तो पाइप वायरस TMV का पूरा नाम टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये ऑप्शन से हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि जून 2020 में चीन के साथ संघर्ष में कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 से अधिक सैनिक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मारे गए? तो ये गलवान घाटी में। आपको पता है कि भारत के लद्दाख में स्थित गलवान घाटी में भारत व चीन के मध्य संघर्ष हुआ। इसी संघर्ष में कर्नल संतोष बाबू तेलंगाना सहित 20 सैनिक जवान जो है बिहार रेजिमेंट शहीद हो गए थे। फिर अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में कितने सदस्य हैं? तो 18 हैं। फिर जैसे आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार अर्थात मानव के अधिकार की घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की है। फिर इसलिए 10 दिसंबर को विश्व भर में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है तथा UN के उच्चायुक्त कार्यालय में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में 18 सदस्य हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? तो ये हैं 10 सदस्य हैं, ठीक है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार अर्थात मानव के अधिकार की घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की है, इसलिए 10 दिसंबर को विश्व भर में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अर्थात UN के उच्चायुक्त कार्यालय में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में 18 सदस्य हैं, तो 18 हो जाएगा। ये वाला मानवाधिकार वाले में 18 हो जाएगा और 70 में जो है ये 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर है 71 नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो ये 18 वर्ष। तो भारतीय संविधान के प्रारंभ में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, परंतु संविधान में 61वां संशोधन 1989 में आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अर्थात वर्तमान में वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 के म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये कहाँ है? यांगून में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है? तो ये 8 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है और 12 जून को बाल श्रम विरोधी दिवस होता है। 21 जून को विश्व योग दिवस होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि CRPF का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको पता है कि CRPF का पूरा नाम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, अर्थात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, जिसकी स्थापना जुलाई 1939 में हुई, जिसका कार्य देश के भीतर आंतरिक सुरक्षा करना है। तो ये ऑप्शन नंबर C सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो जाएगा। 75 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया गया? तो ये ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, भारत के साथ। पूर्वी हिंदी महासागर में भारत व ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों की नौसेना के मध्य पैसेज एक्सरसाइज 1 सितंबर 2020 में संपन्न हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये
क्वेश्चन दिया है कि दो चर में एक रेखीय समीकरण का सामान्य रूप है। तो आपको पता है पहले कि दो चर में एक रेखीय समीकरण का सामान्य रूप होता है क्या, ax + by + c = 0 होता है, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं होती हैं तथा a b जो है यहाँ क्या होता है, a b शून्य होगा कि नहीं, a b शून्य होगा। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को 15.3 सेकंड में पार करती है और ये 196 मीटर लंबे एक पुल को 43.3 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति क्या होगी। आपको पता है कि ट्रेन की गति जो हो जाएगी वो कितना मीटर है। आप इसको मीटर में कितना दिया है, 196 मीटर दिया है, क्योंकि गति होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, गति मतलब चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी है 96 मीटर और समय कितना दिया है 43, समय दिया व्यक्ति भी तो जो दूरी तय करती है उसी पे व्यक्ति भी खड़ा है। तो 43 में से 43.3 में से 15.3 घटा दो। तब यहाँ पे जब घटा दोगे 43 में से 15 गया तो अब बचेगा कितना 28 सेकंड। ठीक है, जब इसको कट करोगे 28 सत्ते होता है 7, 28 सत्ते हो जाएगा तो 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि हरि ने वार्षिक ब्याज 10% की दर पर एक निश्चित राशि x का निवेश किया। यदि निवेश साधारण ब्याज देता है और 4 साल के अंत में प्राप्त कुल राशि का 21,000 रुपये है तो x का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे 100 प्लस दर इंटू समय अपन 100 होता है। तो आप इसका फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूलधन मान लो x और यहाँ पे हो जाएगा 100 और प्लस कितना दिया है 10% दिया है तो यहाँ पे 10 लिख दो और इंटू कितना दिया है इसमें 4 साल के लिए, तो इंटू कर दो 4 और इसको डिवाइड कर दो 100 से। जब इसको सॉल्व करोगे ये टोटल कितना दिया है बराबर किसके हो जाएगा 21,000 के। अब इसको सॉल्व करो, जब इसको आप सॉल्व करोगे तब ये आ जाएगा टोटल। जब यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा कितना, इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी 15,000। ठीक है, 15,000, तो ये आंसर हो जाएगा, ये डी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि यदि यम गुणा को संकेत करता है, सबको लिख लो, डी विभाजन को यहाँ पे लिख लो। यहाँ है कि डी जो है ये विभाजन को व्यक्त करता है और यम जो है वो किसको, गुणे को, और ये जो है वो प्लस को, और यस मतलब सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस को। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है इसका मान निकालना है ये, तो आप लिख लो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 - 72 डिवाइड बाई 12 प्लस 1 गुणे 6। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 25 निकल के आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है। तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी तदनुरूपी मतलब उनकी जो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 864 है और उनका एचसीएफ जो है यानी कि महत्तम समापवर्तक 12 है तो उनका एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है लासा गुणे मासा। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे दिया है कितना, ये इतना गुणनफल दिया है तो इतना कर दीजिए 864 बराबर क्या हो जाएगा 12 गुणे लासा हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे जब आप निकालोगे एलसीएम बराबर तो ये 12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 सत्ते और फिर दुना कर दो 72, तो ये 72 आ जाएगा इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे √12 बटे √3 तो यहाँ पे ये 12 का हो जाएगा √4 गुणे 3। ठीक है, 4 से 12 हो जाएगा और यहाँ √3 जो है ये √3 से कट जाएगा तो यहाँ √4 हो जाएगा। इसका जब निकालोगे तो 2 आ जाएगा
ऐसे ही जब यहाँ √4/25 करोगे तो इसका √4 का 2 निकल आएगा, और 5 का 5 2/5 निकल आएगा। इसका जब 20 का निकालोगे तो इसका जो है 5 निकल के आएगा। जब इसको 20 को करोगे 4 × 5 कर दो, और यहाँ पे कितना √4, 4 4 कट जाएगा तो √5 यहाँ आएगा। ऐसे इसको करोगे 63 को, तो यहाँ हो जाएगा 9 × 7 = 63, और यहाँ आ जाएगा 7, तो 7 7 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3/2। मतलब टोटल जो है रूट जो है सी वाले ऑप्शन में रूट में आएगा। तो रूट में जो आएगा मतलब बाहर नहीं निकलेगा, तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण में से x का मान निकालिए। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिएगा इजी वे में। जैसे कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, इसको कर देंगे दशमलव, यहाँ पे दशमलव लगा, ठीक है, 0.004, और कितना हो जाएगा, ये इतना दिया है, ठीक है। और ये देखो 1 सेकंड, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 0.0004 × 0.002। जब इसका आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में इतना जानो कि 0.00 मतलब 304/x है, = इधर दिया है 0.002। तब यहाँ पर ये x जो है यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 0.002 बट्टे हो जाएगा 0.0004, इतना हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखो कट कर दो यहाँ पे, तो ये दशमलव जो है ये दशमलव से कट जाएगा। यहाँ से जब काटोगे तो यहाँ हो जाएगा 4 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया है, एक सेकंड, मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन देखो इसमें दिया है 0.004/x = 0.002 है। जब इसको आप डायरेक्टली x यहाँ वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे हो जाएगा 0.0004 अपान हो जाएगा 0.002। और जब इसको आप कट करोगे तो यहाँ पे निकल के आएगा, टोटल जब कट करोगे तो यहाँ आ जाएगा 0.2। यह आंसर हो जाएगा, ये बी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक। अगला है कि एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिलता है और वह दूसरे उम्मीदवार को 6524 वोटों से हरा देता है। यदि वहाँ केवल 2 उम्मीदवार हैं तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिलते हैं। तो आप यहाँ वोट निकाल लीजिए। वोट बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे निकाल लीजिए, मतलब 100 मान लीजिए। तो 100 में से कितना दिया, 57% वोट मिलता है, तो 100 - 57 कर दो, और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, 57 - 100 - 57, और टोटल कितना दिया है, टोटल हो जाएगा 6524। जब इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए क्योंकि इसमें जगह नहीं है, तो टोटल निकल के आ जाएगा 20,038 आ जाएगा, ठीक है। इतना वोट जो है उम्मीदवार को मिलते हैं, ठीक है, हारे हुए उम्मीदवार को। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा के ए और बी 2 सेक्शन हैं, ठीक। बी सेक्शन है जिसमें क्रमशः 36 और 44 छात्र हैं। यदि सेक्शन ए के छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम और सेक्शन बी के छात्रों का 35 किलोग्राम है, तो एक साथ दोनों सेक्शन के छात्रों का औसत भार कितना होगा। तो इसको देख लेते हैं। आपको पता है कि औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 36 दिया है, 36 गुणे कितना हो जाएगा 40 प्लस का क्या हो जाएगा 44 गुणे 35 हो जाएगा। जब अपान कितना हो जाएगा 36 + 40, ठीक, इतना हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इतना, इसका जब गुणा करोगे 36 गुणे 40, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस है। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना, इसको जब इससे गुणा कराओगे 4 × 6 = 24, 4 हो जाएगा, और 4 × 3 = 12, और यानी कि टोटल 14, और 0 और प्लस क्या हो जाएगा, इसको जब इससे गुणा करोगे तब हो जाएगा 15, 40
और बटे में कितना हो जाएगा 80, जब जोड़ो 40 37 80। यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे 44 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है 44 दिया है, ठीक है, तो इसलिए ये 44 हो जाएगा। जब इसको ऐड करोगे 6 4 10 0 और 4 3 7 1 8, मतलब ये 80 हो जाएगा। अब इसको जब यहाँ पे करोगे तो ये जब जुड़ेगा तो हो जाएगा 29 80 बटे 80, ये 0 0 कट जाएगा। इसको जब इसे कट करोगे तो हो जाएगा 37.25 किलोग्राम, ठीक है, तो ये आ जाएगा इतना, बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा 86 नंबर का, एक सेकंड, ये यहाँ से ये है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से एक का चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को दी गई पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। तो यहाँ पे है कि यहाँ पे है बुल का काऊ होगा तो स्टैलियन का क्या होगा, तो जिस तरह बुल का स्त्रीलिंग काऊ है, ठीक है, काऊ होना चाहिए, काऊ लिखा है, काऊ ऐसे लिखो, ठीक है, डाउ। तो उसी तरह ठीक उसी तरह स्टैलियन का, अर्थात स्टैलियन का मतलब घोड़ा का स्त्रीलिंग मेर मतलब होता है घोड़ी, ठीक, ये हो जाएगा। फिर अगला है नेशनल शब्द के कुछ अक्षरों का उपयोग करके एक जानवर का नाम बनता है, इस प्रकार बनने वाले जानवर का नाम कौन सा है। तो इसको देख लो, कह रहा है कि लायन शब्द नेशनल शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। जो ये लायन है इसको जब नेशनल में से बनाओगे, देखो एक यल ले लोगे, यल, और यहाँ से आई ले लोगे, यहाँ से ओ ले लोगे, यहाँ से एन, तो लायन शब्द जो है यू बन जाएगा इन चारों में से। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है कि यहाँ दिए गए वेन आरेख में एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या की रिपोर्ट दी गई है। उस प्रतियोगिता में केवल 4 खेल आयोजित किए गए हैं। यह वितरण 4 खेल ए, बी, सी और डी में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। वेन आरेख में दी गई जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है कितने छात्रों ने खेल सी और ए में भाग लिया है। तो इसको भी सॉल्व कर लो। यहाँ पे कह रहा है ऐसे छात्र जिन्होंने ए और सी में भाग लिया है। तो ए और सी कहाँ है, ए और सी, ये ए हो जाएगा, ठीक है, ये और ये होगा सी, ठीक है। तो ए और सी में कौन भाग लिया है, एक तो ये 4 हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, एक 8 हो जाएगा। यही 2 तो हैं कि जो दोनों में भाग लिए हैं। तो 4 और 8 कितना हो गया, 12। तो ये आंसर 12 हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न में एक कथन और उसके 2 तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क मजबूत और कौन सा तर्क कमज़ोर है। तो कथन दिया है कि हमें सवारी का आनंद लेने के लिए बिना हेलमेट के बाइक चलाना चाहिए। तो अब इसमें दिया है उसको पढ़ो। हाँ, बिना हेलमेट के सवारी करना सुरक्षित और आनंददायक होता है। नहीं, हेलमेट पहनकर सवारी करना किसी भी दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा के लिए बेहतर है। तो इसमें कौन सा सही है, देखो। तो यहाँ पे देख लो, जैसे हेलमेट पहनकर सवारी करना किसी भी दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा करता है, अतः तर्क सेकंड जो है वो तर्क संगत है। तो सेकंड वाला तर्क संगत है, ये दूसरा, ठीक। तो ये वाला भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कथन और उसकी पूर्व धारणाएं दी है, उत्तर को इस रूप में मतलब चुनना है। तो पहला दिया है, इसको पढ़ो। कथन, बच्चों को स्मार्टफोन के निरंतर उपयोग से दूर रखा जाना चाहिए। फिर इसकी पूर्व धाराएं क्या है, बच्चों द्वारा स्मार्टफोन का उपयोग उनकी आंखों और दृष्टि शक्ति को नुकसान पहुंचाता है। फिर दूसरा है कि लंबी अवधि के लिए स्मार्टफोन में गेम खेलना आंखों के लिए आरोग्यकर है। तो यहाँ से देख लीजिए इसमें से कौन सा ही लग रहा है आपको। यहाँ पे ए वाला सही लग रहा है कि बच्चों द्वारा स्मार्टफोन जो है 90 वाला, आप बच्चों द्वारा स्मार्टफोन का उपयोग उनकी आंखों और दृष्टि शक्ति को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए बच्चों को निरंतर स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए पूर्व धारणा फर्स्ट जो है सही है। तो जब फर्स्ट सही है तो ये वाला ऑप्शन जो हो जाएगा सही है। ये मतलब इसमें से ढूंढो ये वाला सही, ठीक, निहित है पहला। फिर अगला 91 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि दी गई श्रृंखला में अगली आकृति कौन सी होगी। नोट दिया है, दिए गए उत्तर विकल्पों में आंसर ऑप्शन में से सही उत्तर को पहचानिए और उचित
उत्तर लिखिए। तो इसमें लिखा कि इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डी रिक्त स्थानों पर आएगी, ठीक है, रिक्त स्थान पर आएगी। बाहरी वृत्त जो है वो बाहरी वृत्त अंदर की तरफ काटते हुए अगली आकृति आ रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले इसने क्या किया, पहले ये एक को काटा, फिर यहाँ पे दो को काटा, तो अब तीसरा वाला क्या हो जाना चाहिए, यहाँ से काटना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन इसमें आ रहा है, तो ये डी ऑप्शन सही लग रहा है मेरे हिसाब से। आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा। तो ये 92 नंबर का देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक मतलब ये कुछ श्रृंखला दी है, इसमें कह रहा है कि ये वाले क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा पद आएगा। तो आपको यहाँ पे पता है कि जो 101 है, इसमें से जब -11 करोगे तब ये 90 आएगा, और फिर 90 में से जब -10 करोगे तब यहाँ 80 आएगा, और 80 में से जब यहाँ पे क्या करोगे -9 करोगे, क्योंकि क्रम एक एक करके घट रहा है, -9 करोगे तब यहाँ पे कितना आएगा, 71 आ जाएगा, ठीक है। और 71 में से जब -8 करोगे तब 63 हो जाएगा, और 63 में से -7 करोगे तो 56 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 71 आ जाएगा। तो 71 ऑप्शन डी में है, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि के जो है उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहाँ से वो दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, ठीक। फिर इसके बाद वो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अपने प्रारंभ स्थल के वो कितनी दूर और किस दिशा में है। तो देखो सबसे पहले कह रहा है कि के जो है वो उत्तर की ओर, के जो है, एक सेकंड, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये उत्तर है, ये उत्तर है, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो के जो है 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो यहाँ मान लो ये 6 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला। फिर कह रहा है वहाँ से वो दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। अब वहाँ से 6 किलोमीटर जो है वो मतलब 10 किलोमीटर यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे वो 10 किलोमीटर, तो ये इतना तो 6 है। अब इधर को जब दक्षिण की तरफ से चलेगा तो 4 और बढ़ा दो, क्योंकि टोटल 10 हो जाएगा ना, इतना 10 हो जाएगा, मान लो 10 किलोमीटर चलता है। फिर वहाँ से कह रहा है 10 किलोमीटर चलता है, के जो है उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, टोटल 10 किलोमीटर चलता है। वहाँ से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 6 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा है कि पूर्व की ओर, मतलब इसके बाद वो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो यहीं से वो कहाँ जाता है, यहाँ तक जाता है 3 किलोमीटर। और फिर कह रहा है 3 किलोमीटर चलता है पूर्व की ओर। अपने प्रारंभ स्थल से वो कितनी दूर है और किस दिशा में है। तो प्रारंभ स्थल कहाँ से हुआ था, आपको पता है कि दूरी बराबर, ये वाला चीज़ पूछ लिया है यहाँ पे, ये वाला देखो यहाँ पे ये इतना दिया है, कितना दिया है, ये 6 दिया है, और ये कितना दिया है, ये 4 दिया है, 10 हो गया। और ये कितना दिया है, 3 दिया है। तो ये वाला निकालना है तो कितना हो जाएगा, आपको पता है कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 4 का √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये कर्ण है ना, निकाल लो। 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर जब जोड़ोगे तो हो जाएगा 25, √25 से जब बाहर निकालोगे तो 5 आ जाएगा। तो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा, ठीक है, ये ठीक है, ये हो जाएगा। तो उत्तर पूर्व देख लीजिए आप, ये आंसर हो जाएगा, ठीक, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। अगला है मानसिक, नहीं एक क्वेश्चन और है कि एक घन में 4 आयत फलकी बनाने के लिए उसे न्यूनतम कितने बार काटने की आवश्यकता है। तो आपको पता है कि न्यूनतम 2 बार काटने की आवश्यकता है। अगर 2 बार काट करेंगे तो जो है आयत फलकी बनाने बन जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानसिक अभिरुचि, कह रहा है भारत में, देखो कह रहा है भारत में जिला स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा का रख रखाव मुख्य रूप से इसकी जिम्मेदारी है। तो जिला स्तर की रख रखाव एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको UPPRPB ने जो है त्रुटि माना है इसको, तो इसको छोड़ दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मोहन एक अंतर्मुखी व्यक्ति हैं, कार्यस्थल पर उसके बहुत कम दोस्त हैं, वो काम पर और
घर में अपनी दिनचर्या में किसी भी तरह के बदलाव से नफरत करता है। वो पिछले 6 सालों से उस काम को एक ही तरीके से कर रहा है। उसका नया मैनेजर पूरी टीम को पुनर्गठित करना चाहता है। इससे पहले कि मोहन अपनी नई भूमिका में आए, उसे कुछ ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरे करने होंगे। मोहन के व्यक्तित्व को जानने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उसके द्वारा करने की संभावना है? तो एक सेकंड, ये इसमें से ऑप्शन भी देख लो, ये वाला। तो कौन सी हो जाएगी? मोहन एक अंतर्मुखी व्यक्ति है और वो काम पर और घर में अपनी दिनचर्या में किसी भी तरीके का बदलाव से नफरत करता है। मोहन द्वारा अपनी वर्तमान भूमिका में किसी भी तरह के बदलाव का विरोध करने की संभावना है, क्योंकि वो पिछले 6 सालों से उस काम को एक ही तरीके से कर रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, भारत के विधि नियम के अनुसार इसमें सर्वोच्च शक्ति निहित है। तो आपको पता है कि संविधान में भारत के विधि नियम की सर्वोच्च शक्ति निहित है, तो संविधान हो जाएगा। हम 99 देखते हैं। ये है कि सिटी एक्स में हाल ही में चुनी गई सरकार ने जनता के हित में कुछ नीतिगत फैसले लिए हैं। इस स्थानीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस नीति की जनता द्वारा आलोचना किए जाने की संभावना नहीं है? तो आपको पता है कि सभी नागरिकों को मुफ्त उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाएं प्रदान करना, यह सरकार यक्स के द्वारा लिया गया फैसला जनता के हित में है और जनता इसकी आलोचना नहीं करेगी। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शैली एक सफल शिक्षिका थी। दुर्भाग्य से उसने एक भयंकर दुर्घटना में अपने दोनों पैर खो दिए। प्रबंधन द्वारा किया गया निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंगित करता है कि उनमें वंचितों के प्रति संवेदनशीलता की कमी है? तो प्रबंधन के द्वारा शैली को अपना इस्तीफा देने और 2 महीने की नोटिस अवधि को पूरा करना, यह इंगित करता है कि उनमें वंचितों के प्रति संवेदनशीलता की कमी है, क्योंकि शैली एक सफल शिक्षिका थी और दुर्घटना से उसने पैर खो दिए। क्या शैली को अपना इस्तीफा देने और 2 महीने की नोटिस अवधि पूरी करने को कहा गया है? ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विशाल जनसंख्या वाले किसी भी देश में लगभग सभी निजी या सार्वजनिक मुद्दों में कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने की संभावना होती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति कानून और व्यवस्था की स्थिति में बदल नहीं सकती? तो सरकार द्वारा बाल दिवस समारोह में भाग लेने वाले विभिन्न स्कूलों के बच्चों की एकत्रित होने पर स्थिति या कानून व्यवस्था को बदल नहीं सकता। तो ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन कि तस्करी एक आर्थिक अपराध है। जिन वस्तुओं की अधिकतम तस्करी की जाती है उनमें ड्रग्स मतलब हेरोइन इत्यादि, सोना और चांदी, हीरे, हथियार और विस्फोटक, रिस्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि शामिल है। तस्करी नियंत्रित करने में निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती नहीं है? तो एक सेकंड, ये वाला, हाँ, तो ड्रग्स चांदी, हीरे, हथियार और विस्फोटक तस्करी की प्रमुख वस्तु है। इस तस्करी जैसे अपराध को नियंत्रित करने में संस्थागत और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एक चुनौती नहीं है। तो चुनौती नहीं है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाल बचपन से ही जासूस बनने का सपना देखता है। उसने एक तहकीकात करने वाला व्यक्ति बनने के लिए आवश्यक कौशल विकसित किया। पाल द्वारा निम्नलिखित में से कौन से गुण को प्रदर्शित किए जाने की संभावना नहीं है? तो पाल जो है बचपन से ही जासूस बनने का सपना देखता है, इसलिए पाल द्वारा इस गुण को प्रदर्शित किए जाने की संभावना नहीं है कि वो आसानी से ऊब जाता है, निष्क्रिय है और उसमें ऊर्जा की कमी है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन कि भारत का संविधान अपने संपूर्ण लोगों को समान अवसर प्रदान करता है। स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा ली गई सभी नीतियों निम्नलिखित इस एक को छोड़कर सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के उद्देश्य से लागू है। तो इसमें आपको पता है कि सरकार द्वारा ली गई नीतियों में 1956 में भाषाई असामंजस्यता के आधार पर भारत के विभिन्न राज्यों का गठन किया गया। इसको छोड़कर सभी नीतियां लागू हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है कि शंकर उन परिस्थितियों में काम करना पसंद करता है जहां वो अपनी रचनात्मकता का उपयोग कर सके और नए विचार पेश कर सके। उसे प्रदर्शन मतलब थिएटर या संगीत और दृश्य कला में आनंद मिलता है। शंकर की रुचि निम्नलिखित में से कौन से पेशे से होने की संभावना है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑडियो और वीडियो प्रौद्योगिकी। क्योंकि शंकर को दृश्य कला और थिएटर या संगीत में प्रदर्शन करने में आनंद मिलता है, अतः शंकर की रुचि ऑडियो और वीडियो प्रौद्योगिकियों के पेश होने की प्रबल संभावना है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो यूपी पीआरपीबी ने इसको त्रुटि माना है, तो इसको छोड़ दो। अगला क्वेश्चन है, एक एचआर सलाहकार के रूप में आपको एक प्रमुख कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति को शीर्ष पद पर भर्ती करने के लिए कहा गया। आप अगर लिंग को लेकर संवेदनशील नहीं हैं तो क्या आप करेंगे? तो आपको पता है कि एक एचआर सलाहकार के रूप में हमें एक प्रमुख कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति को शीर्ष पद पर भर्ती के लिए कहा जाए तो हम बिना लिंग भेदभाव के केवल एक पुरुष उम्मीदवार का चयन करना पसंद करेंगे। किसका करेंगे? पुरुष उम्मीदवार। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश सफल लोग मानसिक दृढ़ता के प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। क्योंकि जो अधिकांश सफल लोग मानसिक दृढ़ता के प्रदर्शन के लिए इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, देश वाई में लगातार बारिश और बाढ़ के कारण प्याज की कीमत में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। ये 80 रुपये प्रति किलोग्राम तक चली गई। जनता ने मांग की कि सरकार को प्याज की कीमत नीचे लाने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। सरकार ने हस्तक्षेप किया और प्याज के दाम को नियंत्रण में ले आई। सरकार द्वारा की गई निम्नलिखित में से किस कार्यवाही ने प्याज की कीमत को कम करने की मदद की होगी? तो आपको पता है कि देशवाई में अधिक बारिश और बाढ़ के कारण प्याज की कीमत में अधिक वृद्धि हो गई। इसके लिए सरकार ने हस्तक्षेप किया और प्याज के दाम को नियंत्रित करने के लिए प्याज के निर्यात पर तुरंत रोक लगाई। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 110। ये क्वेश्चन जो ये भी यूपी पीआरपीबी जो है वो इसको त्रुटि माना है, तो इसको छोड़ दो। अब 110 हो गया। अब 111 वाला देखते हैं। 111 ये बुद्धि लब्धि शुरू हो गया। ये दिया है कि एक निश्चित कोड में, ठीक है, एक निश्चित कोड में फैट को 9 और रेड को 13 के रूप में कोड किया गया। तो उसी कोड में मैप का मान क्या होगा? तो आपको पता है कि फैट को 9 लिखा गया है। ठीक है, फैट को क्या लिखा गया है? 9। तो कैसे हो जाएगा? तो यहाँ देखो फैट को 9 हो गया और रेड को 13 हो गया और मैप का पूछा है। तो आपको देखो एफ का क्या हो जाएगा? 6, ए का 1 हो जाएगा, टी का 20 हो जाएगा। तो जब इसको कुल ये ऐड करोगे मतलब 6 + 1 मतलब 7 और 7 और 20 कितना हो गया? 27। तो 27 को जब 3 से भाग करोगे तब 9 आएगा। ऐसे ही रेड में क्या हो जाएगा? 13 आएगा। कैसे 13 आएगा? क्योंकि 18 आर का हो जाएगा 18, ए का हो जाएगा 1 और 13 का हो जाएगा 20। तो जब 20 18 1 19 हो जाएगा, 19 20 39। 39 को जब 3 से भाग करोगे तब आएगा 13। इसी तरीके से जब आप मैप का निकालोगे तो मैप में यम का क्या हो जाएगा? 13 और ए का हो जाएगा 1 मतलब 14 हो गया और पी का 16। तो 14 और 16 कितना हो जाएगा? 30 और 30 को जब 3 से भाग करोगे तब 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 12 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच किसी दिन एलेक्स ने बबीता से शादी की। उसके भाई को यह याद है कि एलेक्स ने 15 से 18 के बीच उन 2 दिनों को छोड़कर किसी दिन शादी की। यदि उसने 10
मतलब यदि उसने 10 अप्रैल के बाद शादी की है और दी गई सभी जानकारी सही है तो उसने किस दिन शादी की है। तो उसके भाई को कितना याद है, 15 से 18 के बीच याद है, तो 15, 16, 17, 18 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 15, 16, 17, 18, मतलब 15 से और 18 के बीच उसको याद है, तो 15, 18 तो ऐसे कट जाएगा। अब बचा गया 16 और 17, तो उसने 16 अप्रैल के बाद ही शादी की है, ये भी इसमें डिफाइन है। ये 16 है, ठीक है, ये 16, 10 नहीं है, मतलब 16 अप्रैल के बाद ही शादी की है, तो 16 भी कट जाएगा, तो बाकी क्या बचा 17। तो ये मतलब आता है एलेक्स की शादी 17 अप्रैल को, सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि अलका और पलक बहनें हैं, मीनाक्षी ऋतिक की बहन है, तो जो पलक का बेटा है अलका ऋतिक की क्या लगती है। तो अलका, इसको देख लेते हैं। देखो इसमें कह रहा है कि अलका और पलक बहनें हैं। मान लो ये अलका हो गई, ठीक है, अलका ये पलक की बहन है, ठीक है, पलक की बहन हो गई। फिर कह रहा है कि मीनाक्षी ऋतिक की बहन है। मीनाक्षी यहाँ पे लिख दो, ये जो है मीनाक्षी, ये ऋतिक की, ठीक है, ऋतिक की बहन है, ये इसकी बहन हो गई। तो कह रहा है कि जो पलक का बेटा है, जो पलक का, मतलब कह रहा है कि मीनाक्षी को बता रहा है कि ये जो पलक का बेटा है, ठीक है, तो अलका ऋतिक की क्या लगती है। अलका ये वाला पूछा है, ठीक है, तो अलका ऋतिक की क्या लगेगी। तो अलका जो है, देखो अलका पलक की बहन है और पलक जो है वो मीनाक्षी की माँ है। पलक जो है ये मीनाक्षी की माँ है, इसलिए अलका मीनाक्षी की मौसी है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें ये सही हो जाएगा, ठीक है, मौसी हो जाएगी। फिर 114 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 114 क्वेश्चन है कि एक बूढ़ी महिला 10 मीटर पूर्व की ओर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 8 मीटर चलती है, उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर की दूरी तय करती है और फिर दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचती है। यात्रा आरंभ स्थल से अब किस दिशा में है। देखो क्या कहा है कि एक बूढ़ी महिला 10 मीटर पूर्व की ओर चलती है, तो आप बना लीजिए, मान लीजिए यहाँ पूर्व इधर होता है, ये पूर्व, ये इधर पूर्व हो गया, ये हो गया क्या पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, तो पहले जाती है 10 किलोमीटर, कितनी 10 मीटर चलती है, ठीक, 10 मीटर चली। फिर कह रहा है कि फिर वो बाएं मुड़ती है और बाएं मुड़कर कितना 8 मीटर चलती है, तो ये बाएं मुड़ी मान लो, ठीक है, बाएं मुड़कर वो 8 मीटर चली। फिर कह रहा है कि उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर की दूरी तय करती है, तो ये जब दाईं ओर मुड़ी तो ये 50 मीटर की दूरी तय करी। फिर कह रहा है कि फिर वो दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, दाईं ओर मुड़ी और ये 30 किलोमीटर चली, 30 किलोमीटर नहीं 30 मीटर चली, सब मीटर में, ठीक है। अब कह रहा है कि चलती है, यात्रा आरंभ स्थल से किस दिशा में है। तो यात्रा यहाँ से शुरू किया था उसने, अब ये आया, इसके बीच में आया है यहाँ पे, तो ये पूरब है और ये दक्षिण है, तो वो दक्षिण पूर्व दिशा में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 115, कह रहा है 4 विकल्पों में से विषम कौन सा है। तो दिए गए चारों विकल्पों में से के यम 100 ये जो है ये सभी से भिन्न है, क्योंकि इन सभी में 2 है जा रहे हैं। इसमें देखो 1 2 है जाए, इसमें भी 2 है जाए, इसमें भी 2 है जाए, और इसमें केवल इसमें जो है ऐसा नहीं है, तो इसीलिए डी ऑप्शन अलग है। फिर अगला है कि दोनों छोरों समेत 1 से 1000 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग और साथ ही पूर्ण घन दोनों हैं। तो आपको पता है कि 1 से 1000 तक की सभी संख्याओं में 3 संख्याएं क्रमशः, जैसे 1, 64 और 729 ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन हैं, ठीक। तो 3 संख्याएं, हाँ, कौन कौन सी हो जाएंगी, 1, 64, ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा 729, ये तीनों याद कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन 117 है कि 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है, इन पूर्णांकों में से सबसे बड़े का संभावित मान क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अतः
अभीष्ट मतलब सबसे बड़ा संभावित मान क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा संभावित मान हो जाएगा 6, मतलब 6 धनात्मक है तो 6 गुणे 63, ठीक 63, और माइनस का हो जाएगा 5 और गुणे का 1, तो हो जाएगा कितना, जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 373, तो 373 ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसको पहले देखो लैपटॉप, फिर पेन टैबलेट, फिर ड्राइंग, फिर क्या हो जाएगा डिजाइन को मंजूरी, फिर क्लाइंट को मेल। अतः सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले देखो पहले 4 फिर 3 आया है, 3 के बाद 2 फिर 5 फिर 1, तो ये किस में है, ये वाला ऑप्शन नंबर डी 43 25 से। फिर अगला क्वेश्चन है कि दी गई अक्षरों की श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 7वां है। तो ये पूरा इतना अल्फाबेट दिया है, तो इसमें क्या कह रहा है, दी गई अक्षरों श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाईं ओर के तीसरे क्या है, यल है, बाईं ओर से 7वां 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कौन सा हो जाएगा, देखो फिर से कह रहा बाईं, एक सेकंड, दी गई अक्षरों की श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाईं ओर से 7वां, तो यल आ जाएगा, और इधर से क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, इन दोनों के बीच में, ठीक है। एक बार फिर से सोचो, मतलब समझ लो, कह रहा है कि दी गई अक्षरों में श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से तीसरा यल हो जाएगा, और फिर कह रहा है कि इसी अक्षर से क्या है बाईं ओर, ठीक है 7वां, तो इधर इसका क्या हो जाएगा 7वां, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां एफ हो जाएगा, ठीक। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। तो इसका आंसर एफ एक बार फिर से देखें, जैसे कह रहा है कि दाईं ओर से तीसरा यल हो गया, अब यल को कह रहा है इसका यल का जो है दायां, मतलब यल का बायां इधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा, तो बाएं के 7वें एफ आएगा, ये आंसर हो जाएगा। फिर 120 कह रहा है कि यदि कल रविवार था तो कल से 10 दिन के बाद सप्ताह का कौन सा दिन हो जाएगा। तो इसको देख लो, तो देखो क्या कह रहा है कि कल रविवार था, तो कल रविवार था, ठीक है, तो आज क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, और फिर आज के बाद क्या, कल क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, 3 दिन का निकाल लो। तो कह रहा है 10 दिन बाद, तो 10 को 7 से भाग दोगे तो आ जाएगा 1 सप्ताह, मतलब उसमें 1 सप्ताह और 3 दिन होगा, तो 3 दिन मतलब मंगलवार, ठीक है, मतलब आज मंगलवार है और कल क्या था, कल क्या होने वाला है, तो मंगलवार में 3 जोड़ दोगे तो आ जाएगा शुक्रवार, ये हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निर्देश दिया है नीचे दी गई तालिका में 1991 से 92 से और 1998 से 99 तक किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार मिलियन मतलब यूएसएस में दिखाया गया है कि दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। इधर वर्ष दिया, इधर मिलियन, इधर यूएसएस में मूल्य, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि 1997 1998 में 1993 और 1994 की तुलना में विदेशी मुद्रा भंडार में कितनी वृद्धि हुई है, मिलियन में पूछा है, यूएसएस में। तो इसमें देखो 1997 1998 में हो जाएगा मतलब 5040, और 1993 1994 है कि 4523। जब इन दोनों को घटाओगे 50 मतलब 50-40 में से 45-23 घटाओगे तब आ जाएगा 517। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब 122 देखते हैं। 122 क्वेश्चन है कि एक विशिष्ट कोड में यदि FLING को UORMT के रूप में कोड किया गया है तो STICK को कैसे कोड किया जाएगा। तो आपको पता है कि इसमें देखो EF का यहाँ पे विपरीत सब लिखा गया है। EF को U हो जाएगा, L का O, I का हो जाएगा R, N का हो जाएगा M और G का हो जाएगा T। तो ऐसे ही जब बनाओगे तो S का हो जाएगा H, T का हो जाएगा क्या G, और I का होता है R, और C का X होता है, और K का P होता है। तो इसमें क्या H G R कहीं है, H G R X P, तो ये B ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी से समरूप बनाएगा। तो इसको भी देख लो।
तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि 17 का आप करेंगे तो इसका हो जाएगा 17 + 3 का होल स्क्वायर और +1, तब ये आ जाएगा 401। और 401 को आप क्या 17:401 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब 13 का आप करोगे तो करोगे 13 + 3 का होल स्क्वायर +1, तो ये आ जाएगा 257, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको पता है कि जे में जब +2 करोगे तब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जे में जब +2 करोगे तब ये ओ आ जाएगा। और फिर इसके बाद में के में जब +2 करोगे, ये के में +2 करोगे तब ये हो जाएगा एस, ठीक, ये एस हो जाएगा। ऐसे ही आई में जब 2 करोगे, जब इसमें सब में +2 करोगे तब यहाँ पर के और वो जो है ये लास्ट में +2 हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यही के ओ जो है ये सही हो जाएगा, ठीक। अब हम 125 देखते हैं कि नीचे दिए गए शब्दों को पद क्रम के अनुरूप में व्यवस्थित करें। तो जैसे आपको पता है कि ग्राम पंचायत, फिर ग्राम पंचायत के बाद में ग्राम पंचायत कहाँ है, तीसरे नंबर पे, पहले तीसरा हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद में तालुका पंचायत होगा, ये वाला तालुका पंचायत हो जाएगा। फिर जिला पंचायत हो जाएगा, ठीक। जिला पंचायत के बाद में अन्य न्यायालय हो जाएगा, जिला पंचायत प्लस अन्य न्यायालय, और फिर अन्य न्यायालय के बाद में सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ये, तो ऑप्शन नंबर 3, पहले 3 हो जाएगा, फिर 5, फिर 4, फिर 2, फिर 1, ठीक। तो ये वाला सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 126 नंबर का क्वेश्चन है कि एक जो बस उत्तर की ओर 100 किलोमीटर की यात्रा करती है, फिर दाएं मुड़ती है और 80 किलोमीटर की यात्रा करती है। उसके बाद बस दाईं ओर मुड़ती है और 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और फिर दाईं ओर मुड़ती है और चलने लगती है। अंत में बस किस दिशा में है। तो पहले देख लीजिए क्या करी है। एक बस उत्तर की ओर 100 किलोमीटर चलती है, आपको पता है ये उत्तर मतलब इधर को चलती है। ये जब ऐसे गई तो 100 किलोमीटर एक से गई, यहाँ बना लीजिए, ठीक है। ये उत्तर की तरफ गई, ये 100 किलोमीटर हो जाएगा, 100 किलोमीटर चलती है। फिर कह रहा है कि दाएं मुड़ती है और 80 किलोमीटर चलती है, तो दाएं मुड़ी और ये 80 किलोमीटर चली, ठीक। फिर कह रहा है कि उसके बाद बस दाईं ओर मुड़ती है और 45 किलोमीटर चलती है। ये बाएं मतलब दाएं ओर मुड़ के 45 किलोमीटर चली। फिर कह रहा है 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और फिर दाईं ओर मुड़ती है और चलने लगती है, दाईं ओर मुड़ती है और चलने लगती है, ठीक है। अंत में बस किस दिशा में है, तो किस दिशा में बताओ, पश्चिम दिशा में है, क्योंकि ये इधर को जा रही है ना, इसकी गाड़ी इधर जा रही है, तो मतलब मुँह इसका इधर की तरफ, पश्चिम की तरफ है। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः अंत में बस पश्चिम दिशा में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 127 नंबर का क्वेश्चन है कि 4 विकल्पों में से विषम कौन सा है। तो आपको पता है कि डी वाला ऑप्शन जो है ये तीनों में से भिन्न है। क्यों, क्योंकि डी को छोड़कर बाकी सब में जो है 2-2 अंक हैं। देखो इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 12 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, इसमें केवल 3 एक ही अंक है, तो इसलिए भिन्न हो जाएगा। फिर कह रहा है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दी गई आकृतियों की श्रृंखला को पूरी करेगी। तो आपको पता है कि दी गई आकृति में श्रृंखला अगले स्थान पर कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। क्यों, क्योंकि प्रत्येक अगली आकृति में एक एक भुजा तथा एक एक बिंदु में कमी हो रही है। कमी हो रही है, क्यों कमी हो रही है, देखो यहाँ पे इसमें से एक भुजा कम हो गया, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 था, अब इसमें 5 ही बचा, 1 2 3 4 5, और इसमें 3 बिंदु थे तो इसमें 2 बचे। ऐसे इसमें 5 था तो इसमें 4 बचा, 1 2 3 4 और एक ही बिंदु बचा। तो अब क्या होगा, 3 होना, 1 2 3 इसमें है और बिंदु ए भी गायब हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड में यदि PERFUME को मतलब ये लिखा जाता है के रूप में कोड किया गया है, तो SCENT को कैसे कोड किया जाएगा। तो आपको पता है कि
पी में जब +1 करोगे तब क्यू आएगा, ये पी जो है +1 करोगे तब इसका क्यू आएगा यहाँ पे। और ऐसे ही सब में +1 करते जाओगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से जब हम SCENT का निकालोगे +1 करके तब ये निकल के आएगा। जैसे S में +1 करोगे तो T हो जाएगा, फिर C में +1 करोगे तब इसका D हो जाएगा, मतलब S का T हो गया और C का क्या हो जाएगा, C का हो जाएगा D। एक सेकेंड, C का D हो जाएगा। D के बाद में जब E का करोगे तब EF निकल के आ जाएगा, और फिर इसके बाद में N में जब +1 करोगे तब क्या निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा, और जब T का करोगे तब U हो जाएगा। तो इसमें देखो UOU मतलब UOFDT फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है तो ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दी गई आकृतियों की श्रृंखला को पूरी करेगी। तो ये भी देख लीजिए। आपको पता है कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तार्किक क्षमता स्टार्ट हो जाएगा कि एक बैठक में कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष हैं। पुरुषों की संख्या का वर्गफल महिलाओं की संख्या के वर्गफल से 40 कम है। यदि वहाँ 4 और पुरुष होते तो महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या के बराबर होती। बैठक में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या कितनी है। तो ये पूछ रहा है, आपको पता है कि कह रहा है कि एक बैठक में कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष हैं। पुरुषों की संख्या का वर्ग महिलाओं की संख्या के वर्ग के 40 कम है। तो पहले मान लो क्या हो जाएगा, मान लीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y² - x² = 40। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और यहाँ पे माना जो है पुरुष और महिलाएं, ठीक है। ये जो है इसको मान लो पुरुष y को, y² पुरुष हो जाएगा, x² महिलाएं, ठीक है। तो यहाँ पे y - x = कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कह रहा है कि यदि यहाँ 4 और पुरुष होते तो महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या के बराबर होती, ठीक है, इतना होती। तो ये इसको इक्वेशन 2 मान लो। फिर देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब जब इनकी कुल लंबाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x + y हो जाएगा कुल लंबाई अगर करोगे। अब क्या करोगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को भाग कर दो। तो जब भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर y² - x² हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, y - x हो जाएगा। अब जब इसको ये और ये स्क्वायर से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, y + x हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका फार्मूला होता है ना, एक ब्रैकेट में y - x हो जाएगा और एक ब्रैकेट में y + x हो जाएगा, और माइनस और ये से कट जाएगा, ये स्क्वायर से नहीं कटेगा। इसका फार्मूला लिख दोगे y + x हो जाएगा, और ये माइनस y - x कट जाएगा, केवल y + x आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और उधर क्या आ जाएगा, 40/4 आ जाएगा। तो y + x = हो जाएगा 40/4, और इसको कट करो, 4 × 40 बराबर आ जाएगा 10। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 10, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। ये 10 वाला सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो 132 कह रहा है कि विनय को अपने पति से परिचय करवाती हुई स्नेहा ने कहा कि उसकी बहन का पिता मेरी दादी का इकलौता बेटा है। फिर कह रहा है स्नेहा विनय की 2 वर्ष की बेटी पूजा से क्या रिश्ता रखती है। कह रहा है कि विनय को अपने पति से परिचय करवाती हुई स्नेहा ने कहा कि उसकी बहन का पिता, ठीक है। मान लो विनय की बहन क्या होगी, स्नेहा हो जाएगी। और फिर कह रहा स्नेहा का जो उसका पिता है, तो जो इसका पिता होगा वो भी विनय का भी पिता होगा। तो इसका पिता जो है, ठीक है, पिता, और इसमें कहा है कि इसकी माता, ठीक है, माता है, और माता का ये इकलौता पुत्र है, ये इकलौता पुत्र है। तो कह रहा है कि विनय की जो बेटी है उसका नाम क्या है, पूजा है। ये यहाँ पे दिया है, इसकी बेटी का नाम पूजा है, ठीक है, पूजा है। तो अब कह रहा है कि पूजा से क्या रिश्ता रखती है। तो क्या पूजा, देखो पूजा का ये भाई है,
ठीक है, और भाई की ये क्या है, बिटिया है, मतलब बहन है, बहन इसकी बहन है। और तो ये क्या लगेगी, ये बुआ लगेगी, ठीक है। तो स्नेहा जो है, स्नेहा वो विनय की बेटी जो है, विनय की बेटी कौन सी है, पूजा है। तो विनय की बेटी की बुआ है, ठीक है, तो बुआ उसका आंसर हो जाएगा, ये डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला कह रहा है कि रोहित, रोहन और रानी 3 दोस्त प्रशासनिक कार्यालय में, मतलब यहाँ पे पता नहीं क्या लिख रहे हैं, एक सेकंड। देखो इसमें कहा है कि रोहित, रोहन और रानी 3 दोस्त प्रशासनिक कार्यालय में अपने फीस के भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। रोहित कतार के आरंभ की 9वीं जगह पर खड़ा है, रानी अंत से 14वीं जगह पर है। रोहन और रानी के बीच 4 छात्र हैं और रोहन और रोहित के बीच 5 छात्र हैं। अगर रानी का स्थान शुरुआत से 20वां है तो कतार के अंत में रोहित का स्थान कितना होगा। तो देखो इसको देख लो। तो देखो इसमें कहा है रोहित, रोहन और रानी जो है 3 दोस्त प्रशासनिक कार्यालय में अपने फीस के भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। रोहित कतार के आरंभ की 9वीं जगह पर खड़ा है। मान लो कि एक सेकंड, यहाँ पे देखो, मान लो ये कोई कतार है, ठीक है। वो कह रहा है कि कहाँ खड़ा है, रोहित कतार के आरंभ से 9वीं जगह पे, ये 9वीं जगह पे। तो ये 9वीं जगह पे मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से मान लो यहाँ पे 9वां स्थान कौन हो जाएगा, रोहित, ठीक। फिर कह रहा है खड़ा है रानी अंत से 14वीं जगह पर। रानी यहाँ अंत से, मान लो यहाँ पे रानी है, ठीक है, ये 14वें स्थान पर कौन है, रानी है। अब कह रहा है कि रोहन और रानी के बीच में 4 छात्र हैं, कि कौन, रानी और रोहन के बीच। तो यहाँ पे मान लो रोहन है, यहाँ पे रोहन है, कितने स्थान पे रोहन है, मतलब रोहन है यहाँ पे, ये रोहन, इनके बीच में 4 लोग हैं, 4 अन्य, 1 2 3 4, ठीक है, 4 लोग हो गए, 4 छात्र मध्य में। और फिर कह रहा है कि रोहन और रोहित के बीच में 5 छात्र हैं, रोहन और रोहित के बीच में। तो रोहन, यहाँ पे रोहन है और यहाँ पे रोहित था, तो इसके बीच में कितने छात्र हैं, 5, 1 2 3 4 5 छात्र हैं, ठीक, 5 छात्र हैं। अगर रानी का स्थान शुरुआत से 20वां है, अगर किसका कह रहा है, अगर रानी का स्थान शुरुआत से 20वां है, मतलब रानी जो है अंत से 20वें स्थान पे है, ठीक है। यहाँ मान लो ये 20वां हो जाएगा, ठीक, पूरा टोटल तो 20वां है। तो कतार में के अंत में रोहित का स्थान क्या हो जाएगा, तो रोहित के स्थान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, रोहित का स्थान हो जाएगा 33 और माइनस का 9 और प्लस 1 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा टोटल 33 माइनस 9 करोगे और प्लस 1, तो ये टोटल निकल आ जाएगा 25, तो ये 25वां स्थान हो जाएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि रोहित, रोहन, ठीक, रोहित, रोहन और रानी 3 दोस्त प्रशासनिक, वही क्वेश्चन है कि प्रशासनिक कार्यालय में फीस के भुगतान के लिए खड़े हैं। रोहित कतार के आरंभ की 9वीं जगह पे खड़ा है, रानी अंत से 14वीं जगह पर, रोहन और रोहित के 4 बीच, ऐसे पूरा फिगर बना के वही चित्र जो भी था। फिर जब इसमें निकालोगे कि कतारों में छात्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, अभी निकाले थे 33 हो जाएगी, टोटल 33 लोग तो थे। फिर देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। तो आपको पता है AHU, A का 1 होता है, H का होता है 2। अगर मान लो इस तरह करो और U को 3 मान लो, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ USHA मतलब उलट गया है, U का 3 हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ गया है, H यहाँ पे आ गया है, A तीसरे पे पहुँच गया है। उसी तरह से जब ALGK बनाओगे तो क्या बन जाएगा, KGL बन जाएगा, इधर उल्ट जाएगा, ये हो जाएगा KGL। अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। तो लिखा है एक्चुअल को लिखा गया है TCALAU। तो यहाँ पे ए का अगर मान लो A1, सी को 2 और यहाँ से 3 4 5 और यल को 6, लास्ट तक ऐसे चले जाओ। इसको 1, इसको 2, ये 3 4 5 और 6 कर लो। तो यहाँ पे लिखा गया है क्या, टी को, टी यहाँ पे तीसरे नंबर पर है तो टी लिखा गया है। फिर सी दूसरे पर है, A1 है, यल 6 स्थान पे है और 5वें पे ए है और यू जो है 4। तो 3 2 1 फिर 6 5 4। तो ऐसे ही इसको लिखोगे। यन का क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे ही इसको लिखो। पहले 3 2 1 लिख लो। तो 3 पे क्या है, टी है और 3 और 2 की जगह पे ए है। यहाँ पे 3 2 1 तो होगा TAN, यहाँ पे TAN हो जाएगा। फिर इसके बाद में 6 5 4 को कर लो। 6 5 4 यानी कि हो जाएगा EVAI, मतलब 6 5 4 मतलब निकल के आ जाएगा क्या, TANEVI, ये निकल के आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये आंसर TANEVI। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि डाली की ऊंचाई चंद्रा और फराह से ज़्यादा है, आनंद की ऊंचाई फराह से कम है, चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है, डाली की ऊंचाई भरत से कम है। यदि चंद्रा की ऊंचाई फराह की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है तो इनमें से कौन दूसरा सबसे कम ऊंचाई वाला व्यक्ति होगा। तो देखो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे, ठीक, तब इसका बनेगा क्या, पहले बनेगा भरत, भरत सबसे ज़्यादा होगा, फिर डाली हो जाएगी, फिर चंद्रा हो जाएगा, फिर चंद्रा के बाद में फराह, फराह के बाद में आनंद। ठीक, जब इसको बनाओगे तो सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा आनंद। तो अगर पूछा है कि दूसरा कम ऊंचा क्या है, दूसरा कम ऊंचा क्या है, फराह है। ये इधर से आएंगे ना दूसरा, ठीक, तो ये वाला हो जाएगा फराह। फिर अगला पूछा है दृश्य श्रृंखला को पूरा करने वाली आकृति की पहचान कीजिए। तो दी गई आकृति में अगले स्थान पर कौन आएगा, आकृति ये आएगी। ठीक है, ये मतलब पहला, देखो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर अब ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे करेगा। तो ये मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक सेट 36 39 45 दिया है, विकल्प में दिए गए सेट में से एक को छोड़कर बाकी सभी तत्वों के HCF पर विचार करने पर समान है, भिन्न सेट ज्ञात कीजिए। तो इसको देख लो आप। तो ये 24 16 32 जो है यही भिन्न है, बाकी जो है उस इसे छोड़कर, ये अगर ये तीनों को छोड़ दिया जाए 24 16 32 ये वाला छोड़कर अन्य सभी जो है सभी का HCF जो है वो 3 है। ठीक, तो इसीलिए ये वाला जो है हो जाएगा आंसर। अगला है कि दृश्य श्रृंखला को पूरा करने वाली आकृति की पहचान कीजिए। तो आपको पता है कि दी गई आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर उत्तराकृति कौन सी हो जाएगी, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पूरा करने वाली आकृति क्या है, जैसे देखो एक आकृति ऐसे बनाओ, ठीक है, इसके यहाँ पे दिया हुआ है, फिर दूसरे में ये वाला दिया है, ठीक है, तो दूसरे में यहाँ पे दिया है, ठीक, फिर यहाँ पे ऊपर दिया है तो इसके ऊपर, तो यही वाला तो हो जाएगा। तो यहाँ जो होगा वही वाला सही होगा, तो ये वाला यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला सही हो जाएगा। फिर अगला है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। तो इसको देखो यहाँ पे लिखा है 4 5 9, इसका रेशियो कितना दिया है 9 5 4। तो देखो ये 4 जो है ये यहाँ लास्ट में 4 है और 5 जो है बीच में है, 9 जो है इधर है। तो ऐसे ही जब इसका बनाओगे तो 3 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 8 का क्या हो जाएगा, बीच में 8 ही रहेगा। ठीक है, बीच में जो है वो 8 ही रहेगा और ये 3 जो है 8 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। तो 7 8 3 किस में है, ये बी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो
कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या कौन सी होगी। तो आपको पता है कि जब एक में हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 1। मतलब 1 में हम गुणे 3 कर दें और माइनस का 2 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। और फिर 1 में वही काम करो कि 5 से गुणा करके और -2 करोगे तब 3 आ जाएगा। और 3 में जब 7 से गुणा करोगे और -2 कर दोगे तो 19 आ जाएगा। 19 में जब 9 से गुणा करोगे और -2 करोगे तब यहाँ पे आ जाएगा 169। और 169 में जब 11 से गुणा करोगे और -2 घटाओगे तो 1857 आ जाएगा। तो 1857 कौन से में सही है? बी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 147 है। 143 क्वेश्चन कि एक घन मतलब क्यूब पर एक फलक को यादृच्छिक रूप से चुना गया या नीले रंग का है। इसके सन्निकट सभी फलक हरे रंग के हैं। नीचे रंग वाले फलक का विपरीत फलक भूरे रंग का है। हरे रंग के कितने फलक हैं? तो देखो, नीले रंग के फलक 4 होंगे, ठीक है। तो इसके तो पता ही कि इसका कि नीले रंग के फलक कितने होंगे? 4 होंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि 2160 किलोमीटर नहीं, यदि 2160 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई 5:3 के अनुपात में है तो खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आप निकालेंगे जब इसका, माना आयत की लंबाई और चौड़ाई, मान लो आयत जो है इसकी लंबाई मान लो क्या 5x और ये चौड़ाई 3x हो जाएगा। तब क्या निकल आएगा इसका? जब क्या कह रहा है लंबाई चौड़ाई, इसका हो जाएगा 5x इंटू कितना हो जाएगा 3x और इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2160, ठीक। अब यहाँ देखो, इसको अगर 5×15 हो जाएगा 15x² इज इक्वल टू 2160। और जब इसका x² इज इक्वल टू निकालोगे 15 से कट करोगे तो यहाँ पे 144 हो जाएगा, यहाँ 2160 है ना, 44 हो जाएगा। और जब यहाँ पे ये x² बराबर 144 तो ये x बराबर निकल के आ जाएगा, कितना निकल आएगा 12/144 होता है। अतः लंबाई कितनी है 5x और 5 में 12 पंचे 60 हो जाएगा और चौड़ाई है 3x और 12×24 12 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि मिस्टर जोजो ने 5% वार्षिक ब्याज की साधारण दर पर कुछ राशि निवेश की। 8 वर्ष के अंत में निवेश की गई राशि और अर्जित ब्याज मिलकर 1400 रुपये थे। निवेश की गई राशि, तो देखो मान लो निवेश की राशि जो है वो x है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए x बराबर कितना हो जाएगा 100 और फिर 100 और प्लस का कितना हो जाएगा 5 × 8 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 और क्या रहे कुछ 8 वर्ष यहाँ पे है तो ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और पान इसको 100 कर दो और बराबर में कितना हो जाएगा 1400, ठीक है। क्योंकि ये 1400 उसने जो है अर्जित ब्याज मिलकर 14 से थे तो इसलिए 1400 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकाल के आ जाएगी 1000। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला है कि दिए गए 4 चित्रों के समूह में से चित्रों के कौन सा समुच्चय को एक समूह के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कह 1 2 3, जो 1 2 3 ये तीनों में ही आकृतियां समान है, ठीक है। इसमें आकृतियां समान हैं, इन्हें एक समूह के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। ये तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। फिर 147 क्वेश्चन देखते हैं। करा एक पासा लिया गया है, 1 से 6 तक की संख्याएं उसके फलकों पर लिखी गई हैं। संख्या 1 और 4 के फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं। संख्या 5 वाला फलक संख्या 3 वाले फलक के विपरीत में है। संख्या 4 वाले फलक के विपरीत फलक में नहीं है। विपरीत फलकों पर कितने विषम संख्याओं वाले जोड़े हैं। तो आपको पता है कि 6 के विपरीत क्या है, इसमें जो है कोई भी जोड़ा विषम संख्याओं वाला नहीं है। तो
जब नहीं है तो इसमें क्या है, 6 के विपरीत क्या है लिखी गई संख्या 1 और 4, ठीक है। तो इसमें 6 के विपरीत 3 हो जाएगा और 2 के विपरीत 1 हो जाएगा और 5 के विपरीत 4 हो जाएगा। तो इसमें जो है 0, ठीक है। तो कह रहा है कि विपरीत फलकों पर कितने विषम संख्याओं वाले जोड़े हैं, तो कोई भी नहीं है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक पासे के फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी गई हैं। विपरीत फलकों की संख्याओं का योग क्रमशः 8, 7 और 6 है। संख्या 6 1 और 3 अन्य संख्याओं के सन्निकट है। संख्या 4 संख्या 2 और अन्य 3 संख्याओं के सन्निकट है। संख्या 5 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है? तो 6 का 2 और 4 का जो है 3 हो जाएगा, तो इसे 5 का 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 के विपरीत 1 हो जाएगा। अगला है कि बाईं ओर एक पैटर्न के साथ एक आकृति दी गई। ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि दाईं ओर के 3 चित्रों में से कौन इस पैटर्न के दाएं अर्ध हिस्से के समान दिखाई देगा। तो ये जो तीसरा है, ये वाला पैटर्न यही दिखाई देगा, ठीक है। तो कह रहा है कि अर्ध हिस्से में यही वाला दिखाई देगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नीचे दिए गए 4 कोड में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक विषम है, उस विषम कोड को चुनिए। तो यहाँ पे है PT3 दिया है, तो यहाँ पे देखो P में जब 4 ऐड करोगे तब यहाँ T प्राप्त हो जाएगा। देखो PQRST, ठीक है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। और यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ पहुँचने में +4 हो जाएगा और यहाँ 3 से 4 में आने में क्या है, +1 है। ऐसे ही यहाँ पे JP का निकाल लो, तो देखो J से P में जाने में क्या है, +6 है और जब 5 में 1 ऐड करोगे तब यहाँ 6 पहुँच जाएगा। ऐसे ही W यहाँ पे TV का निकाल लो, तो T में V से जाने पर T में भी +2 हो जाएगा, T से B में, और जब I का यहाँ जब +1 करोगे तब यहाँ +2 पहुँच जाएगा। लेकिन ये वाला जो है WX, ये इसमें 3 आ रहा है, जैसे W में +1 करो तब X आएगा और 3 में से जब -2 घटाओगे तब यहाँ 1 आएगा। तो इसीलिए WX 3 जो अन्य से भिन्न है। तो आज ये पूरा सेट कंप्लीट हुआ। तो जय हिंद, जय भारत।